आपको ब्रेन बस्ट में खुश आमदीद कहता हूँ। आप सबका स्वागत। आज मैं अकेला ही आपसे बातचीत करूँगा चूँकि डॉक्टर रणवीर शारदा जी अपनी फैमिली से मिलने के लिए 2 हफ्तों के लिए अमेरिका गए हुए हैं। खैर खैरियत से वापस लौटेंगे तो वो हमारे साथ 2 वीक के बाद फिर जुड़ेंगे, मगर इस दौरान मैं चाहता हूँ कि बातचीत आपसे ब्रेन बस्ट के फोरम पर जारी रहे। एक टेम्पो बना हुआ है, वो चलता रहे। बातचीत होगी वही जो हमारा साउथ एशिया का जियो पॉलिटिक्स का एक स्पेक्ट्रम है, एक कैनवस है, उसके हवाले से, और इसके साथ साथ बातचीत होगी तालिबान के कॉन्टेक्स्ट में। तालिबान भी साउथ एशिया का हिस्सा हैं और अब तो वो पूरी दुनिया में ख़बरों का एक बहुत बड़ा, जिसे कह सकते हैं हम, ज़रिया बने हुए हैं। लेकिन तालिबान के इम्पैक्ट क्या हैं साउथ एशिया पे, इस पे बातचीत हम मुसलसल टैग टीवी पे कर रहे हैं और आने वाले दिनों में करते रहेंगे। अभी पिछले दिनों यूएस के सेनेट में, कांग्रेस में जिस तरह की बहसें हुई, और ख़ास तौर पर यूएस के आर्मी जनरल मिस्टर माइक ने जिस तरह की टेस्टिफाई किया जिस तौर से, वो भी एक बहस का हिस्सा रहा। उस पर भी हमने बातचीत की और भी बातचीत करते रहेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि हम आज कोशिश करेंगे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लें। आप अपने क्वेश्चंस एज सुन एज़ पॉसिबल तैयार कीजिए, हमें भेजिए, हमारे प्रोड्यूसर मुझ तक पहुंचाएंगे और मैं चाहूँगा कि आज आपसे ज़्यादा बातचीत हो। आज जो सबसे अहम मसला जिसको मैं जियो पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ज़ेर बहस लाना चाहता हूँ, इमरान खान का टर्किश टेलीविज़न को दिया हुआ एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी तालिबान से बातचीत चल रही है। उधर पाकिस्तानी तालिबान ने गुज़िश्ता कुछ हफ़्तों के दौरान पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को और पाकिस्तान को धमकियाँ भी दी, लेकिन पाकिस्तान का रिश्ता नाता पाकिस्तानी तालिबान के साथ क्या है, अफ़गान तालिबान के साथ क्या है, और जो ख़ुद पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे और मिलिटेंट ग्रुप्स पाए जाते हैं उनके साथ क्या है, ये कोई अब सीक्रेट नहीं रहा। इसकी बाज़गश्त, इसकी गूंज जो है वो अमेरिका के कांग्रेस, अमेरिका के सेनेट तक में उठती है और वहाँ से भी ये सवाल खड़ा होता है कि आफ्टर ऑल ये रिश्ता क्या है। मुझे हैरत होती है कि ये सवाल उठने की ज़रूरत ही क्यों है। सवाल तो तब उठता है जब किसी को जवाब चाहिए। जवाब तो मौजूद है। ख़ुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार कहते हैं कि तालिबान के साथ रिश्ता जोड़िए, यानी पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि तालिबान के साथ रिश्ता जोड़िए, उनके साथ काम कीजिए, वर्किंग रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। जब ये बात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया को बार बार कह रहे हैं, उसके बाद यूएस का सेनेट या कांग्रेस क्यों ये सवाल उठाता है कि आफ्टर ऑल पाकिस्तान का उनके साथ रिश्ता क्या है। बड़ी सीधी सी बात है। पाकिस्तान की सरहद अफ़गानिस्तान के साथ काफ़ी लंबी है। ना सिर्फ सरहद लंबी है बल्कि रिश्तेदारी भी बहुत तहदार है, क्योंकि दोनों तरफ के जो पश्तून हैं वो एक ही ब्लड के हैं, एक ही तहज़ीब के हैं, उधर भी हैं इधर भी हैं। और जो एक लाइन है पाकिस्तान और भारत, माफ़ी चाहता हूँ, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की, जिसको दोनों ही तरफ के पश्तून दिल से नहीं मानते, हत्ता कि तालिबान भी नहीं मानते। तो ये है ग्राउंड रियलिटी। तो इसलिए ये कहना, ये पूछना कि पाकिस्तान का रिश्ता क्या है, ये एक बहुत ही मुबहिम सा सवाल है। पाकिस्तान का रिश्ता नाता बहुत क्लियर है और पूरी दुनिया को उसकी नौयत का पता है कि दोनों तरफ पश्तून एक बहुत बड़ी बरादरी है, एक साथ मिलकर रहते हैं और इस रिश्ते नाते में किसी किस्म का कोई इबहम नहीं होना चाहिए। लेकिन तालिबान की वहाँ पर अब दोबारा हुकूमत बन जाने के बाद दुनिया बहुत मुख्तलिफ अंदाज से तालिबान को डील कर रही है। अगरचे अभी तक दुनिया ने तालिबान की सरकार को तस्लीम नहीं किया, पाकिस्तान ने भी तस्लीम नहीं किया ऑफिशियली, लेकिन
तालिबान की वो जो 96 की 2001 तक की जो सरकार थी, उसमें जो मार धाड़ की सूरत हाल थी, उस तरह की सूरत हाल तो नहीं है। तस्लीम किसी ने नहीं किया। उस ज़माने में 96 से 2001 तक पाकिस्तान ने तालिबान की सरकार को तस्लीम किया हुआ था। आज किसी ने तस्लीम नहीं किया, मगर आज तालिबान पूरी दुनिया के मीडिया की सबसे बड़ी हेडलाइन बने हुए हैं। ना सिर्फ मीडिया की हेडलाइन बने हुए हैं, बल्कि दुनिया की हुकूमतों का सबसे बड़ा सरदर्द भी बने हुए हैं। चीन अपना कार्ड वहाँ पे खेलना चाहता है। ऑफ कोर्स जिस कंट्री को जो चीज़ सूट करती है वो अपना काम करना चाहता है, लेकिन चीन के लिए भी सरदर्दी है कि आफ्टर ऑल तालिबान वहाँ पर किस तरह की हुकूमत बनाएंगे, चूँकि कोई भी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं कि आज के इस मॉडर्न दौर में ये कहा जाए कि बच्चियों को हम पढ़ने नहीं देंगे, और अगर पढ़ने देंगे तो बहुत ही जिसे कहते हैं लिमिटेड किस्म के माहौल में पढ़ने देंगे। तो ये बात आज की कोई भी सरकार तस्लीम करने को तैयार नहीं, चाइना भी तस्लीम करने को तैयार नहीं, और पाकिस्तान का समाज भी इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, और ख़ुद अफ़गानिस्तान का समाज इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, चूँकि अफ़गानिस्तान अब वो अफ़गानिस्तान नहीं है जो 95 में होता था। चूँकि 95 का जो अफ़गानिस्तान है वो सोवियत इन्वेजन से होता हुआ, एक तरह से मैं कहूँगा अमेरिकन इन्वेजन तक, चूँकि अमेरिकन वहाँ पे पहुँच गए 1979 में, और जो एक सोवियत के साथ उनकी वार शुरू हुई तो वो फिर अमेरिकन इन्वेजन था। इस सब से होता हुआ अफ़गानिस्तान मुख्तलिफ था तब, मगर आज का अफ़गानिस्तान 2001 से जब से अमेरिकन वहाँ पे बैठे 2021 तक, वो जो 20 साल का अरसा है, उसमें नई पौध अफ़गानिस्तान में सामने आई, और वो नई पौध बिल्कुल मुख्तलिफ है, और उनके जो रिश्ते नाते अपने सीनियर्स के साथ हैं वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इसलिए अफ़गान्स की जो अक्सरियत है वो भी ये वाला अफ़गानिस्तान नहीं चाहती जिसको तालिबान अपने रंग से उन पर इम्पोज़ करना चाहते हैं। अभी रिसेंटली हमने यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही वाज़ेह कंसर्न देखा और सुना। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की जो नई सूरत हाल बनी है, इससे हम ये श्योरिटी पूरी दुनिया से चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान किसी तौर पर भी टेररिज्म का हब नहीं बनेगा और दुनिया पर टेररिज्म फैलाने का मौजब नहीं होगा। ये है सूरत हाल जिस पर मैं आज थोड़ी सी कमेंट्री कर रहा हूँ। कोशिश मेरी है कि जैसे ही आपके क्वेश्चन आना शुरू हों मैं उसके हवाले से आपके साथ बातचीत शुरू करूँ। अब तक की जो सूरत हाल है, अगर हम यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में होने वाली तकरीरों को देखें, चाहे वो प्रेसिडेंट जो बाइडन की हो, चाहे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हो, चाहे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हो, इन सब तकरीरों पर हम मुख्तलिफ अंदाज में टैग टीवी पर तबसरा कर चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक शो जो रिसेंटली अभी टैग टीवी पर चला और उस पर बहुत डिबेट हो रही है, वो शो है टैग टीवी के दो बहुत ही अहम कमेंटेटर्स जब एक ही शो में आमने सामने हुए। मेरी मुराद मेजर गौरव आर्या जी और उनके साथ साथ पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले वाशिंगटन के थिंक टैंक के हेड कामरान बुखारी जी हैं। इन दोनों की जो डिस्कशन हुई वो मैंने यूट्यूब पर जो कमेंट्स देखे उसमें मैंने पूरी की पूरी समझने की कोशिश की कि हमारे व्यूज़ उसको कैसा देखते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स ने कहा कि बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, दोनों तरफ का पर्सपेक्टिव आया। बहुत सारे व्यूअर्स का ये ख्याल था कि कामरान बुखारी जी का जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा प्रो पाकिस्तान था। ऑफ कोर्स उनका थोड़ा प्रो पाकिस्तान था, मगर वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव थे। और मेजर गौरव आर्या जी का जो पर्सपेक्टिव है वो ऑफ कोर्स प्रो भारत है, और होना भी चाहिए उनका, चूँकि वो भारतीय सोल्जर रह चुके हैं, भारत के बहुत ही एक अजीम सपूत हैं। उनकी पोजीशन अपनी जगह पे। लेकिन कामरान बुखारी जो अमेरिका में रहते हैं और एक बहुत ही जाने पहचाने एनालिस्ट हैं और उनका काम ही एनालिसिस का है,
वो चीज़ों को अपने अंदाज में भी देखते हैं, एनालिसिस के अंदाज में भी देखते हैं, और अपनी जो लीनियज है टुवर्ड्स पाकिस्तान उसके अंदाज में भी देखते हैं। उनको देखना भी चाहिए। लेकिन हमारे व्यूअर्स ने ये सवाल उठाया कि भाई जिस तरह कामरान बुखारी साहब देख रहे हैं कि ये बातचीत आपस में भारत और पाकिस्तान की होते रहना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। ये नुक्ता नज़र भी ठीक है। इस पे भी मैंने उस टॉक शो में बातचीत करते हुए यही पोजीशन ली थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बार बार यही कहना होता है कि भाई हम कैसे गोला बारूद के माहौल में बातचीत करें, यानी जहाँ से टेररिज्म भारत को आया, चाहे वो 26/11 का वाक़या हो, पठानकोट हो, उड़ी हो, चाहे वो दिल्ली पार्लियामेंट के बाहर का अटैक हो, और बहुत ज़्यादा जो इन्फिल्ट्रेशन रही जम्मू कश्मीर में, चाहे उसकी बात हो, तो हम अब इससे यही गोला बारूद की फ़ज़ा है। जब तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के लोग इसको नहीं मानते, बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं। यही आज की भारत की सरकार की पोजीशन है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सीज़ फायर भी हो रहा है, और अरब कंट्रीज़ के ज़रिए कोई ना कोई बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है भारत और पाकिस्तान के बीच। ऐसा भी हो रहा है और ऐसा होता भी है। बहुत ज़्यादा राइवलरी होने के बावजूद ऐसा तो नहीं होता कि बिल्कुल ही दरवाजे बातचीत के बंद हो जाएं। अपरेंटली बातचीत के दरवाजे बंद हैं सामने के, मगर पीछे के कहीं ना कहीं से दरवाजे खुले हुए हैं। चाहे अमेरिकन के ज़रिए कोई ना कोई बातचीत हो रही हो, चाहे अरबों के ज़रिए हो रही हो। तो ये है ग्राउंड रियलिटी। अब इस तरह हालात कब तक चलेंगे, इस पर भी मैं आपका सवाल लेना चाहूँगा। तो ये है सिचुएशन जिस पर मैं आज आपके साथ ब्रेन बस्ट कर रहा हूँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा हूँ। क्वेश्चंस आना हमें शुरू हो चुके हैं और मैं क्वेश्चन धीरे धीरे लेना शुरू करता हूँ। रिएक्टर स्केल फॉर फन एक यूट्यूब का चैनल है, उन्होंने मैं ये क्वेश्चन भेजा है, ताहिर साहब क्या इमरान खान की स्टेटमेंट्स अबाउट टीटीपी, क्या पाकिस्तान रियासत टीटीपी के सामने कमज़ोर हुई है? देखिए बात बड़ी सादी है, बिल्कुल ऐसी ही बात है कि ये जो टीटीपी तरह के जितने ग्रुप हैं, चाहे लश्कर तैयबा हो, चाहे ये जंगवी ग्रुप हो, दावतुल इस्लाम हो, इस तरह के बेतहाशा ग्रुप हैं जो दावा के नाम पे इस्लाम की जो है वो प्रीचिंग तो कम करते हैं मगर जिहाद की बात ज़्यादा करते हैं। ये वो एलिमेंट्स हैं, ये वो ग्रुप्स हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान की रियासत, ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के एक तरह से मदद से परवान चढ़े हैं। अब ये इतने ताकतवर हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी उनके आगे कमज़ोर दिखती है। सीधी सी बात है। आप तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को देख लें, जब वो अपने लोग उनके निकलते हैं हज़ारों के हज़ारों बल्कि लाखों के लाखों, तो फिर पूरी जो हुकूमती मशीनरी है बेबस हो जाती है। ये अलग बात है कि हमने इंटरेस्टिंगली देखा कि लब्बैक या रसूलुल्लाह वालों ने जो कुछ भी प्रोटेस्ट किए ड्यूरिंग द पास्ट 2-3 ईयर्स, जब कभी पाकिस्तान की आर्मी उन पर दबाव डालती है तो उनके प्रोटेस्ट नहीं होते। तो एक तरफ पाकिस्तान की जो रियासत है वो कमज़ोर भी नज़र आती है, लेकिन दूसरी तरफ जब रियासत इन ग्रोहों को, टीटीपी हो या इनको काबू करना चाहे तो रोक भी सकते हैं। ख़ास तौर पर जो टीटीपी के हवाले से आपने क्वेश्चन पूछा और मैंने भी बातचीत की, टीआरटी जो टर्किश टेलीविज़न है उसके साथ इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने रिसेंटली कहा है कि उनकी टीटीपी वालों से भी बातचीत चल रही है, उनकी सरकार की। उन्होंने कहा है कि हम श्योर नहीं है कि इन द एंड वो बहुत कामयाब होगी या नहीं कामयाब होगी। तो ये एक कारोबार है, इनको परवान चढ़ाया, चाहे टीटीपी हो चाहे कोई भी तालिबान के गिरोह हों, इन सब को परवान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अपने कोट एंड कोट या सो कॉल्ड जियो पॉलिटिक्स के इंटरेस्ट में, या जिसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान में कहा जाता है कोट एंड कोट, उसके चक्कर में उनको परवान चढ़ा। अब वो ये इतने पावरफुल हैं, उनका अपना कारोबार इतना पावरफुल है कि वो कभी कभी पाकिस्तान की स्टेट के आगे चैलेंज बनते हैं। अपरेंटली तो हमें ऐसा ही नज़र आता है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी डेप्थ में उसका एनालाइज करें तो वो इतना बड़ा चैलेंज भी नहीं है। आप देख लीजिए मेरा आर्गूमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में कि
तरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह की बहुत सारी धमकियां थी इस सरकार को कि हम ये करेंगे वो करेंगे, फ़्रांस से अपना सफ़ीर वापस मंगवाएं और फ़्रांस के सफ़ीर को बाहर फेंकें और ये करें वो करें, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब है कि रियासत उनको अपने नरेटिव के लिए यूज़ करती है और जब चाहती है रियासत, ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट, वो उनको कह देती है कि आपने एक हद से आगे नहीं बढ़ना। तो यूँ लगता है कि रियासत अभी कमज़ोर नहीं हुई, रियासत ये कभी कभी बहाना पेश करती है कि हम कमज़ोर हैं। खुद पाकिस्तानी रियासत कहती है, यानी जब कभी चीज़ें हाथ से बाहर हो जाएं या जब कभी रियासत चाहे कि नहीं ऐसा हम इनसे करवाएंगे जहादियों से, तो तब वो कहते हैं हम कमज़ोर हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब यही एक मसला मैं यहाँ पे जो हमारे अहमदी पाकिस्तान के भोले बहन भाई हैं उनके हवाले से करना चाहता हूँ। उनका ख्याल है कि रियासत मौलवियों के आगे कमज़ोर हो चुकी है और वो कहते हैं कि रियासत आर्मी तो हमारी बहुत प्यारी है, वो बहुत ज़्यादा अहमदियों को पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की पामाली भी होती है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा रियासत से और आर्मी से मोहब्बत करते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये बहुत ही प्यारे लोग हैं, ये तो अहमदियत को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन मौलवियों की वजह से ये इतने कमज़ोर हो गए हैं कि ये बेबस हो गए हैं। और यही बात रियासत चाहती है कि उनका भी भला ना हो और उनकी मदद भी मिलती रहे, अहमदियों की भी और दूसरों को भी, जो माइनॉरिटीज़ उनको ये कहें कि भाई हम तो बड़े कमज़ोर हैं, सारी ताकत तो मौलवियों के पास है। तो ये एक बहाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्रतीक जी की हमारे पुराने कंट्रीब्यूटर हैं, टैग टीवी से उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, इंडियन इकॉनमी विल बी 30 times बिगर दैन पाकिस्तान एंड 2 times लेस दैन चाइना इन 2040, सो हाउ डू यू सी इट? भैया 2040 तो बहुत दूर है, अभी तो 2021 है, 20 साल की बात है। आज के हम जिस फास्ट पेस ज़माने में जी रहे हैं उसमें बहुत लंबे समय की शर्तें ना लगाइए। अगरचे ये 20 years ह्यूमन हिस्ट्री में कुछ नहीं लगते, लेकिन आज के समय में 20 years बहुत है। 1999, 1995, 20-25 साल को याद कीजिए। ये इंटरनेट 1999 में तो आ गया था, 1995 में दुनिया में आम नहीं हुआ था तब तक। और आज 25 साल बाद दुनिया की जो स्पेस है, मैं दावे से कहता हूँ किसी भी थिंक टैंक से पूछ लीजिए कि उसने 25 साल पहले जो प्रेडिक्शन की हो आज के दिन के हवाले से, वो सब की सब अधूरी रह गई हैं, वो पहुंच ही नहीं सके। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये एक प्रोजेक्शन है कि 2040 में भारत की इकॉनमी हाफ होगी चाइना की इकॉनमी से, कुछ नहीं मैं कह सकता कि 20 बरस में चाइना कहाँ होगा। अगर इसी पेस पे चाइना और इंडिया चलते रहे, आई अंडरस्टैंड कि ये प्रोजेक्शन उस बेस पे है, अगर इसी पेस पे चलते रहे, लेकिन मेरा ये सवाल है कि पेस बदल जाती है। चलिए हमने तय कर लिया कि पेस यही है और इस पेस के बाद भारत फिर भी हाफ ही होगा, चाइना डबल होगा। अभी तो भारत हाफ से भी बहुत पीछे है इकॉनमी के साइज़ में, जो उनका पूरे का पूरा भी भारत ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन की इकॉनमी है, चाइना ऑलमोस्ट $14 ट्रिलियन की है। तो ये कोई 4 गुना से ज़्यादा का फ़र्क है। अगर इसी पेस पे दुनिया चलती रही तो 2040 में भारत जो है वो हाफ हो जाएगा, फिर भी चाइना तो बहुत आगे होगा। तो इसके साथ साथ जब हम पाकिस्तान की, आपने प्रोजेक्शन की बात की कि पाकिस्तान 30 टाइम्स आपने गालबन कहा कि पीछे है। देखिए पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी भारत से इस वक्त अगर हम देखा जाए तो 5 टाइम्स नीचे है। ऑफ कोर्स छोटा कंट्री है साइज़ में, जो अपनी ज्योग्राफी में, पॉपुलेशन में, फिर भी पॉपुलेशन में दुनिया का परहैप्स छठा बड़ा कंट्री है पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो सलूशन है वो यही है कि मैं नहीं समझता कि 2040 तक, अब हम उस एज में आ गए कि 2040 तक पाकिस्तान अपनी कन्फ्रंटेशन भारत के साथ इसी तरह लेकर चलता रहेगा। पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर सकता। जो मैं ये कहता हूँ कि पॉसिबल नहीं है वो ये है कि पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर सकता अगर इसी कन्फ्रंटेशन के साथ भारत को वो डील करता रहा। भारत एक बड़ा देश है, भारत की जो कन्फ्रंटेशन है वो इंटरनेशनल लेवल पे
चाइना के साथ जो है वो है, लेकिन वो भी कन्फ्रंटेशन उस तरह की नहीं है जिस तरह की पाकिस्तान की भारत के साथ है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से तो आप जिसे कहते हैं हर मिनट के बाद भारत के ख़िलाफ़ ही हर बात सुनेंगे। ये सिचुएशन भारत और चाइना की नहीं है। ना चाइना की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट हर मिनट आ रही है। हो सकता है कि महीने में एक आध बार थोड़ी बहुत डिप्लोमेटिक कोई स्टेटमेंट आती हो, जैसा कि हम कभी कभी पढ़ते हैं मीडिया में, तो इससे ज़्यादा नहीं है। तो इस कन्फ्रंटेशन में, इस लेवल की कन्फ्रंटेशन में कि जब हर मिनट में स्पेशली पाकिस्तान की तरफ से भारत को टारगेट बनाया जा रहा, मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से, तो 2040 तक पाकिस्तान इस तरह की एनवायरनमेंट में नहीं जा सकता, उसका और नुकसान होगा। तो हमारा यही मशवरा होता है साउथ एशिया के अमन की खातिर कि पाकिस्तान अपनी नफ़रत की रेटरिक को ख़त्म करे। इसके अलावा कोई सलूशन नहीं है पाकिस्तान के लिए। ख़ास तौर पर पाकिस्तान नफ़रत की अपनी रेटरिक को ख़त्म करे और तजारत बढ़ाए। इसी से पाकिस्तान की गरीब आवाम का भला होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं यूनिवर्सल का। What exactly is Pakistan trying to achieve in this whole Afghanistan episode other than their domination and proxy role in Afghanistan? बहुत ही इंटेलिजेंट किस्म का आपने क्वेश्चन किया, बहुत वाइज आपका क्वेश्चन है। पाकिस्तान इससे क्या एग्जैक्टली अचीव करना चाहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक तो पाकिस्तान का वही रेटरिक था कि भारत का जो अफ़गानिस्तान पे फुटप्रिंट है वो ख़त्म हो। फॉर द टाइम बीइंग अपरेंटली वो ख़त्म हो गया है तालिबान के आ जाने से। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इससे पाकिस्तान को अचीव क्या हुआ। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भारत के अच्छे फुटप्रिंट भी थे अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान का ये कहना होता था कि जी हमारे यहाँ कोई ना कोई मुश्किलात अफ़गानिस्तान से आती हैं, वो भारत की वजह से आती है। ऐसा नहीं था, मैं इसको नहीं मानता। जो मुश्किलात आती थी अफ़गानिस्तान की तरफ से, जो हीट आती थी पाकिस्तान की तरफ, वो ख़ुद अफ़गानियों की वजह से आती थी, उसमें भारत का कोई लेना देना नहीं था। भारत चाहता था, ये एक ग्राउंड रियलिटी है, ये एक ऑब्वियस हकीकत है कि भाई हमारा पाकिस्तान राइवल कंट्री है, प्रॉक्सी हमें टेररिज्म देता है, तो क्यों ना इनको इशू हो। लेकिन वो खुद, चूँकि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान का मेस ओवर द पीरियड इतना रहा था कि वो अफ़गानियों का ही गुस्सा गिला आता था इनके ऊपर। अब ऑफ कोर्स फॉर द टाइम बीइंग अपरेंटली लगता है मीडिया में या पाकिस्तान में वो ख़त्म हो गया कि ये अब 80-85 हज़ार तालिबान जो टोटल हैं वो आ गए हैं और उनकी हुकूमत बन गई है। मगर जो रेस्ट ऑफ द तालिबान हैं, जो 35, 36, 38 जितने भी मिलियन हैं, आलमोस्ट कोई एग्जैक्ट नंबर्स नहीं हैं, यही कोई रफली 36 से 38 मिलियन अफ़गान जो हैं, उनकी हीट तो अभी भी पाकिस्तान पर है। उनके गुस्से और पाकिस्तान के बीच में एक बफर जोन तालिबान आ गया है अपरेंटली, जो एब्जॉर्ब करेगा उनकी हीट को। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि वो जो बफर जोन है तालिबान रिजीम, वो फिर अफ़गान हुकूमत का गुस्सा गिला भी किसी न किसी तरह से पाकिस्तान पर उतारते रहेंगे, क्योंकि उनको अपने अफ़गान जो अवाम है जो उनके साथ नहीं है, लेकिन उनको भी तो मुतमईन करना है ना कि भाई जो कुछ बुरा हो रहा है हमारी रजीम में भी, इसमें भी पाकिस्तान का हिस्सा है। अच्छा चलिए, वो ना भी ये कहें, वो कहीं नहीं जी पाकिस्तान बहुत प्यारा हमारा दोस्त है और वो हमारे मसाइल हल कर रहा है। अब पाकिस्तान बेचारा तो अपने मसाइल हल नहीं कर सकता, वो अफ़गानिस्तान के मसाइल क्या हल करेगा, एक क्वेश्चन। लेकिन अचीव वाकई क्या हो रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये अचीव इस वक्त तो कुछ नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा पाकिस्तान पर उंगलियां उठ रही हैं कि भाई पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि तालिबान की हुकूमत को आप रिकग्नाइज़ करें, और तालिबान की हुकूमत को बनने में इन्होंने बहुत साथ दिया। तो इंटरनेशनल उंगलियां जो पाकिस्तान पर नहीं उठ रही थी वो भी अब पाकिस्तान पर हैं। अचीव क्या हुआ, उल्टा नुकसान हुआ। अब पाकिस्तान का ये सोचना कि मैं प्रॉक्सी मेरा कोई फुटप्रिंट बना रहेगा, उस प्रॉक्सी फुटप्रिंट का क्या फ़ायदा है। अब आप देखिए अफ़गानिस्तान की सरहदें कहाँ कहाँ लगती हैं, पूरा सेंट्रल एशिया है, इधर पाकिस्तान है, उधर चाइना है और इस तरफ ईरान है। तो
भारत तो कहीं से लगता नहीं है, क्योंकि भारत तो पाकिस्तान का ऑब्सेशन है, भारत को नुकसान होना चाहिए। तो अफगानिस्तान से भारत को कोई नुकसान होने का चांस नहीं है, इसलिए कि बॉर्डर्स नहीं मिलते। तो बात ख़त्म। अब पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है? चाइना के साथ तो पाकिस्तान के ऑलरेडी अच्छे टर्म्स हैं, सेंट्रल एशिया के साथ पाकिस्तान के रीजनेबल टर्म्स हैं, सेंट्रल एशिया के साथ भारत के भी बहुत अच्छे टर्म्स हैं। सेंट्रल एशिया के बहुत सारी कंट्रीज, चाहे ताजिकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, वो सब के सब तालिबान से कोई खुश तो नहीं है। तो अब पाकिस्तान वहाँ पे क्या इन्फ्लुएंस करेगा? कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान सेंट्रल एशिया पे कब्जा कर सकता है? ना, ये पाकिस्तान का ख्वाब है, ना पाकिस्तान सोच सकता है। वो तो अपना जो कंट्री पाकिस्तान उनके कब्ज़े में है वही उस पर काबू रहे तो बहुत है। तो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में फुटप्रिंट बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ ये है कि वहाँ से जो हीट इधर आ सकती है पाकिस्तान के ख्याल में कम होगी, लेकिन मेरे ख्याल में वो हीट और बढ़ेगी। पहले तो आम अफ़गानियों की हीट है पाकिस्तान के लिए, अब वो तालिबानों की हीट भी पाकिस्तान के लिए बढ़ेगी। आने वाले दिनों में ये देखेंगे। तो मुझे इसका कोई फ़ायदा पाकिस्तान को, यानी जो आपका क्वेश्चन है, अचीव पाकिस्तान ने किया कुछ अचीव नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता की पब्लिक कंजम्पशन के लिए है सब कुछ, कि जी हमारे अब अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे मसले ख़त्म हो गए हैं। ना मसले ख़त्म हुए हैं, ना ये हो सकते हैं, लिहाजा अचीव वाली कोई बात ही नज़र नहीं आती मुझे। अगला क्वेश्चन लेते हैं जी। हमारे साथी जो हैं कि फ्रेडरिको एस्पानोल, जिनका यूट्यूब चैनल है, ये भी हमें बार बार क्वेश्चन भेजते हैं, हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। I believe that you are doing great efforts for the people for this region. I am student in India with European citizenship. I want to ask how can we help with this efforts by people like you and Major जी। थैंक यू फ्रेडरिक जी, आज आपने अपना परिचय भी कराया। मैं आपके नाम से ही हमेशा समझता था कि आपके यूरोपियन बैकग्राउंड के होंगे, और मेरा ये भी एक गेस था कि शायद आप वहाँ के गोवा के होंगे और ये सारी सूरत हाल। मगर आज मुझे जब आपका परिचय मिला तो ये जानकर भी खुशी हुई कि आप हिंदी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि हम हिंदी उर्दू में ही बातचीत करते हैं और आप इसको समझ के अपनी कमेंट्री देते हैं। तो हम बहुत धन्यवाद हैं कि आप सुनते हैं। जो आपने हमें अप्रिशिएट किया, वी रियली थैंकफुल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग का। आपने कहा कि कैसे हम यूरोपियन बैकग्राउंड के लोग भी इस सारे कॉम्प्लेक्स इशू को सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं। देखिए, आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सच्चाई को समझें, और आप समझते भी हैं। आप इस नैरेटिव को जो साउथ एशिया में अमन के लिए ज़रूरी है, जिसके लिए हम बातचीत करते हैं, मेजर गौरव आर्या जी हैं, डॉक्टर शारदा जी हैं, कामरान बुखारी भी वहाँ पे अमन चाहते हैं, हमारे टैग टीवी के और साथी भी वहाँ पे अमन चाहते हैं साउथ एशिया में, चूँकि हम सब दुनिया में अमन चाहते हैं। उसका एक ही सॉल्यूशन है कि सच आगे आए और सच को तस्लीम किया जाए। तो आप भी हमारे सच को आगे फैलाएं, इसको तस्लीम करें। वेस्टर्न वर्ल्ड में, पर्टिकुलरली इन यूरोपियन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पे पॉलिटिकल करेक्टनेस बहुत बढ़ गई है। मैं पॉलिटिकल करेक्टनेस के एब्सोल्युटली खिलाफ नहीं हूँ, उसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, लेकिन उसमें कुछ ये है कि सच जब छुपा दिया जाता है या छुपाने की कोशिश की जाती है तो फिर उससे वो जो इश्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं होती, और जब इश्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग ना हो तो अमन नहीं होता। पहले यही कोशिश होती थी भारत की कि एट एनी कॉस्ट पाकिस्तान के साथ अमन हो, अमन होना चाहिए। मगर कैसे अमन हो सकता है? मैं भी अगर किसी आदमी के साथ, अगर मेरा उसके साथ कोई इख्तलाफ है, उसके साथ डिफरेंस है किसी चीज़ पे, या मेरा उसके साथ कोई लिटिगेशन है, कोई इशू है, तो हम दोनों कैसे आपस में, वो कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और आपस में बैठ के चाय भी पी रहे हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी कोर्ट में भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ लेग पुलिंग हो रही है और फिर उसमें कहें कि नहीं जी नहीं, कोई बात नहीं, वो मामला अपनी जगह पे है, रात को डिनर करेंगे, कल क्रिकेट खेलेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसका एक ही सलूशन है कि पहले जो आपस के बीच के इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। और इश्यूज़ रिजॉल्व इसी तरह होते हैं कि या तो दुनिया के कुछ और लोग बीच में बैठे होते हैं
जैसे पाकिस्तान और भारत के बीच सबसे बड़ा जो इशू है वो कश्मीर का ही है। ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट्स कहती हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो रेटरिक देती है, मैं समझता हूँ कि वो रेटरिक नहीं है, वो अपनी जनता को दिखाने के लिए ज़्यादा है। असल में वो भी समझते हैं कि ये अब मसला इसी तरह ही चलेगा, यानी जम्मू कश्मीर का वो कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ कर सके थे ना कुछ कर सकेंगे। पहले वहाँ टेररिज्म करते रहे थे, अब टेररिज्म भी पॉसिबल नहीं रही उस तरह। फिर भी कुछ ना कुछ अपनी ईवल कार्रवाइयाँ वहाँ के मिलिटेंट ग्रुप करते रहेंगे। तो इस बड़े इशू के बीच में होते हुए बातचीत दिल से नहीं हो सकती। यही कोशिश वाजपेयी जी ने की थी मुशर्रफ के साथ, यही कोशिश एक बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नवाज शरीफ के घर जाके कर चुके हैं, लेकिन नहीं वो कामयाब हुई। अब जैसा मैंने पीछे कहा, अरब कंट्रीज़ कहीं बीच में हैं, और अरब कंट्रीज़ अगर बीच में है तो समझिए वेस्टर्न वर्ल्ड भी बीच में है और अमेरिका भी बीच में है कि किसी तरह से इनकी सीज़ फायर रहे, क्योंकि यहाँ पे सारा इशू पब्लिक कंजम्पशन का है कि पाकिस्तान की सरकार इस्टेब्लिशमेंट कैसे कहे कि हमने हाथ खींच लिए हैं कश्मीर की स्ट्रगल से, क्योंकि वो कैसे अपनी जनता को बताएं कि 72-73 सालों से जो हमने बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर आपके गरीब आवाम का पैसा इसमें लगाया है वो वेस्ट हुआ, वो कैसे कहें, किस मुंह से कहें। तो इसी चक्कर में वो अब उस रेटरिक को रखे हुए हैं, लेकिन अगर उनमें इतनी हिम्मत हो तो ये रेटरिक पाकिस्तान की तरफ से कम किया जा सकता है। जो चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उनका रेटरिक करने की ज़रूरत क्या है। तो यही फ्रेडरिको साहब आप कीजिए, आप अपने यूरोपियन लेवल पे जहाँ जहाँ आपके दोस्त हैं सबको ये कहिए कि ये जो पाकिस्तान के बारे में यहाँ की जो यूरोपियन एनवायरनमेंट है वहाँ पे ये बात फैलाई जाए कि पाकिस्तान इस रेटरिक से बाहर आए। इस रेटरिक से बाहर आएगा पाकिस्तान तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ भारत से ज़्यादा फ़ायदा खुद पाकिस्तान की गरीब आवाम को होगा। वो बेचारे जिनके पेट के पैसे कट के इस काम के लिए लग रहे हैं और उनको कुछ नहीं मिल रहा, वो भी अपनी जान छुड़ाएंगे और उनमें भी खुशहाली आएगी, और फिर दोनों मुल्कों की खुशहाली आएगी, तभी बातचीत होगी। ये बेसिक इशू ख़त्म होगा, रेटरिक ख़त्म होगा, तभी बातचीत हो सकती है, तभी आगे बातचीत बढ़ सकती है। लंबा जवाब दिया मैंने, लेकिन थैंक यू फॉर शेयरिंग योर क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर हियरिंग माय लॉन्ग आंसर। विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। अजय जी का हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। व्हाट इज़ योर एडवाइस फॉर इंडियन मुस्लिम्स टू एम्पावर इंडिया अगेंस्ट तालिबान and Pakistan, and how do you see the future of Russia and European Union after Nord Stream deal with Germany? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चंस हैं। दूसरे पे मैं ज़्यादा कमेंट्री नहीं करूँगा क्योंकि उस पर मैंने अभी बहुत ज़्यादा खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर स्क्रीन पे अगर क्वेश्चन आ गया तो दिखाना चाहूँगा। इंडियन मुस्लिम्स के हवाले से मेरी आज कोशिश थी कि मैं पूरा शो इसी पे करूं, ये मेरे मन में था, लेकिन एक साथी जिनको मैं स्काइप पे लेना चाहता था वो अवेलेबल नहीं थे, तो वो मैंने शो इस सब्जेक्ट पे नहीं आज किया। मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट फ्राइडे को वो साथी अगर स्काइप पे अवेलेबल हों तो मैं इस पे शो करूं। अब मेरी एडवाइस क्या होगी, हमारे जो इंडियन मुस्लिम्स बहन भाई हैं वो मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। मैं तो खैर कैनेडियन हूँ, मैं अपने आप को हेरिटेज वाइज इंडियन कहता हूँ। पॉलिटिकल मेरी जो बर्थ है पाकिस्तान में है, लेकिन मैं इस उम्र के हिस्से में टोटली कैनेडियन हूँ, लेकिन साउथ एशियन बैकग्राउंड का हूँ तो मैं उस पर बातचीत करता हूँ। हिंदी उर्दू बोलना जानता हूँ तो उस पर बातचीत करता हूँ। हमारे व्यूअर्स आप हैं तो इसलिए हम इस पर बातचीत करते हैं। देखिए, बात बड़ी सिंपल है। इंडियन मुस्लिम्स हों, पाकिस्तानी मुस्लिम्स हों, हम सब भारत की सिविलाइजेशन के लोग हैं। ये मुझे बात मानना पड़ेगी, जानना पड़ेगी। अजय जी, जब मैं आपका नाम हर बार फ्राइडे को देखता हूँ क्वेश्चन के साथ, तो मुझे उसमें भी थोड़ी सी हंसी भी आती है, हैरत भी आती है कि अजय मुग़ल। आई अंडरस्टैंड कि वो
आप भी अपने आप को मुग़लों से एक तरह से जोड़ते हैं। आई डोंट नो कि ये आपका यूट्यूब का नाम है या आपका असल नाम है, ये एक अलग बहस है। लेकिन मुग़ल आए थे और भारत के जो मुस्लिम्स हैं वो मुग़लों को ही अपना एक तरह से जिसे कहते हैं फैंटेसाइज करते हैं। लेकिन मुग़लों ने बहुत बुरे काम किए हैं, बहुत बुरे काम किए हैं भारत में, इससे भी कोई इनकार नहीं है। ये एक लंबी बहस है, इस पे मैं आने वाले दिनों में सिर्फ ब्रेन बस में नहीं, बहुत सारे और शोज़ में बातचीत करूँगा। मैं इस पर बहुत सारी किताबें आजकल सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा कर रहा हूँ कि आफ्टर ऑल जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं, जैसे मैं भी उनमें से एक हूँ, हम बुनियादी तौर पर हिंदू सिविलाइजेशन के लोग हैं। हम माने या ना माने, हमारा ओढ़ना, बिछोड़ना, खाना पीना, बोलना, गाने गाना, ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना, वो हिंदू सिविलाइजेशन का ही कंटिन्यूशन है। हम जो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, वो कोई अरबों की वो औलादे नहीं हैं। अगर हों भी तो देखिए, मैं पाकिस्तानी भारतीय बैकग्राउंड का, एक्चुअली भारतीय बैकग्राउंड का, पाकिस्तानी पॉलिटिकल एरिया में जन्म लेने वाला, मुस्लिम क्लब से तल्लुक़ रखने वाला शख्स हूँ। मैं अब कनाडा में हूँ, कैनेडियन सिटीज़न हूँ, तो मेरा सब कुछ ओढ़ना बिछोना तो कनाडा होना चाहिए, जबकि मेरी ज़ुबान भी वो कैनेडियन नहीं है, मेरा पूरे का पूरा कल्चर भी वेस्टर्नर नहीं है। फिर कनाडा इट्सेल्फ कोई वेस्टर्न कंट्री अपनी हेरिटेज में नहीं है, ये भी नेटिव्स का कंट्री था, इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ का कंट्री था। अभी कल ही 30 सितंबर को यहाँ पर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन डे मनाया गया। तो आफ्टर ऑल ये कल्चर है क्या? आफ्टर ऑल अगर मैं भारतीय, पाकिस्तानी, मुस्लिम, हिंदू सिविलाइजेशन से तल्लुक़ रखने वाला आज कनाडा का शहरी होने के नाते मुकम्मल तौर पर कैनेडियन नहीं हूँ, तो वो जो सिविलाइजेशन के लोग हैं, जो भारतीय सिविलाइजेशन के मुस्लिम हैं, बांग्लादेश में रहने वाले, पाकिस्तान में और ख़ुद इंडिया में रहने वाले, आपका सवाल बुनियादी तौर पर इंडियन मुस्लिम्स के हवाले से है। चलिए पाकिस्तान के मुस्लिम्स को छोड़ दीजिए, बाउंड्रीज़ पॉलिटिकल और हो गई। बांग्लादेश के मुस्लिम्स को छोड़ दीजिए, उनकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ और हो गई। भारत का जो मुसलमान है उसका क्या फ़र्क है बाकी भारतीयों से? ये क्वेश्चन खुद भारत के मुसलमान बहन भाइयों को अपने से पूछना चाहिए, और वो पूछते हैं। मेरे बहुत ज़्यादा भारतीय मुसलमान बहन भाई हैं, जो दोस्त हैं, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, वो मेरे से बढ़िया सोचते हैं और आगे का सोचते हैं। लेकिन कहीं कहीं अजय साहब ऐसे भी वहाँ पे ग्रोह हैं जो तालिबान को फैंटेसाइज करते हैं। तो ये एक ख़तरनाक बात है और ये हर सोसाइटी में होता है। अब यहाँ अमेरिका, कनाडा में मुसलमान रहने वाले तालिबान को फैंटेसाइज कर रहे हैं। नॉन मुस्लिम्स यहाँ के जो लेफ़्ट के हैं कुछ, वो भी तालिबान को फैंटेसाइज कर रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं, और ख़ास तौर पर जब रिलीजन्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में ढल जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है। तो इस सारी सूरत हाल में हम डिबेट ही कर सकते हैं। मैं किसी को एडवाइस नहीं किया करता, जैसा कि आपने अपने क्वेश्चन में पूछा, इसलिए कि हु द हेल एम आई टू एडवाइस एनीवन। मेरे लिए तो हम सब बराबर हैं, इक्वल हम ह्यूमन बींग्स हैं। मैं तो उनसे गपशप कर सकता हूँ, अपने दोस्तों से, और उनसे यही कह सकता हूँ कि आप ज़रूर सोचिए कि आपका जेनेटिक्स, आपका ब्लड, आपका कल्चरल, आपका सब कुछ भारत ही है। और हिंदू सिविलाइजेशन जो है वो इनफैक्ट हम सब का ओढ़ना बिछोना है। हाँ, हमारे डिफरेंट फेथ क्लब हो सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, मगर उन फेथ क्लब की वजह से जब हम अपनी एग्जिस्टेंस को डिनाई करेंगे, जब अपने जो जिसे कहते हैं ना बीइंग को, यानी अपने होने को जब हम डिनाई करेंगे, तो फिर सबसे पहले हम जो है छुरा अपने ही पेट में घोंप रहे होते हैं, और इसके साथ साथ अपने दूसरे फैलो बहन भाइयों को, फैलो सिटीजन्स को हर्ट कर रहे होते हैं। ये है मेरा आर्गुमेंट, यही मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ और सबके साथ। अगला क्वेश्चन लेते हैं लैक्समैन जी का।
How can Pakistan be such naive to not understand that China has only collaborated with nations to embroil them in debt? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही वेल वर्स्ड क्वेश्चन है लैक्समैन जी। हाँ, आपने कहा पाकिस्तान कैसे इतना नाइव हो सकता है। इसमें नाइविटी की बात नहीं है, मेरी राय में मजबूरी की बात है। इतना मैस अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सभी सरकारों ने अब तक किया है कि उन्होंने अपने लिए ही कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी। देखिए, एड पे चलने वाली इकॉनमी है टोटली। एक ज़माने में आप सुनते होंगे, आज से कुछ 30-40 साल पहले पाकिस्तान के एक्सपोर्ट कॉटन, ये जो स्पोर्ट्स गुड्स, इवन सर्जिकल जो थे गुड्स, काफ़ी एक्सपोर्ट होता था। अब धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। तो जाहिर है पैसा तो बाहर से जो फॉरेन रेवेन्यू है वो तो कम से कम होता जा रहा है। अब फॉरेन रेवेन्यू का सबसे बड़ा ज़रिया पाकिस्तान में पाकिस्तान के जो बाहर रहने वाले पाकिस्तानी हैं वही रह गए हैं। अच्छा, ये कोई स्टेबल इकॉनमी के लिए वही पाकिस्तानी कोई $400 महीने का भेज रहा हो, कोई 200 अपने रिश्तेदारों को वहाँ, कोई $1000, तो ये इससे हेल्प तो मिलती है, लेकिन इससे इकॉनमी तो नहीं चला करती। इकॉनमी उसी देश की चलती है जिस देश के अंदर प्रोडक्शन हो रही हो। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पलीफाई किया अभी कि एक समय था कि वहाँ से कॉटन हो, लेदर हो, सर्जिकल गुड्स हों, स्पोर्ट्स गुड्स हों, तो इस तरह की चीज़ें जाती थी, ज़्यादा जाती थी, अब भी जाती हैं, ऐसा नहीं है बंद हो गया, लेकिन कम हो गया है। पाकिस्तान के अंदर जो प्रोडक्शन है कैपेबिलिटीज़ वो कम से कम है, कारोबार कम हो रहा है। ज़्यादातर अमदादें अमेरिका से लेकर चल रहे थे, खुश थे सारे कि जी अमदादें आ रही हैं, पॉलिटिशियंस की भी और बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग थे उनकी जेबों में पैसे पड़ते रहते थे, खुश थे, चल रहा था कंट्री, उससे कुछ ना कुछ इकॉनमी का भी पहिया चलता रहता था। अब ये हुआ बदकिस्मती से कि अब वो पैसे बंद हो गए, अरबों ने भी पाकिस्तान की इमदादें करना बंद कर दी। चाइना से ताल्लुक़ पाकिस्तान के हमेशा रहे हैं अपने स्ट्रेटजिक चक्कर में, लेकिन अब जो पाकिस्तान के चाइना से ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि पहले पास में पाकिस्तान चाइना से कुछ छोटी मोटी मदद लेता था, अब तो पक्के लोन ले रहा है, बिजनेस प्रोजेक्ट्स ले रहा है, और उनकी जो टर्म्स हैं वो इतनी स्ट्रिक्ट हैं और इतनी वो हिडन हैं कि कुछ पता ही नहीं चल रहा। लेकिन ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान और जो और कंट्रीज़ चाइना से इस तरह के ले रहे हैं लोन या बिज़नेस लोन्स या बिज़नेस प्रोजेक्ट्स, उनका इंटरेस्ट अमाउंट असल से ज़्यादा है। इन सम कंट्रीज़ 80 to 90% इंटरेस्ट है। फॉर इंस्टेंस, अगर $10 बिलियन कोई कंट्री चाइना को ओन करता है तो 8 से 9 बिलियन इंटरेस्ट भी होता है और $1 बिलियन एक्चुअल होती है रकम। तो इससे बड़ा एम्ब्रॉयल होने का क्या होगा चैलेंज, अनबिलीवेबल सिचुएशन, और पाकिस्तान को इस मसले को हल करना चाहिए। आगे मैं दोस्तों के क्वेश्चंस बहुत ही शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, क्वेश्चंस इकट्ठे हो रहे हैं ज़्यादा और टाइम कम है हमारे पास। जी, क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट फॉरेन पॉलिसी, हाउ वी इन राइट पाथ। आई थिंक आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। इस पर भी बहुत बहस हो रही है। मैं समझता हूँ कि भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत बढ़िया जा रही है, हमेशा से अच्छी ही रही, लेकिन इस बार बहुत बढ़िया जा रही है। जब से जयशंकर जी फॉरेन मिनिस्टर हैं, अजीत डोवाल जी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत विजनरी हैं इन मामलात में, और भारत के अंदर कोई और एलिमेंट्स फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए डिक्टेट नहीं करते जैसा पाकिस्तान में होता है। तो भारत की फॉरेन पॉलिसी जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं उनमें बहुत अच्छी जा रही है। कुछ लोग कहते हैं ऑकस में भारत को शामिल नहीं किया, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ नई बातें हैं जो ये लोग कह रहे हैं। भारत को उस मैस में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है ऑकस में, वो एक मिलिट्री पैक्ट है। जब भारत ऑलरेडी क्वाड में, इट इज़ सफिशिएंट। अभी आपने देखा कि क्वाड के इजलास में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कितनी आवभगत हुई और कितना उनका वहाँ पे मुकाम बना और उनकी किस तरह अप्रिसिएशन हुई, चाहे वो पेंडेमिक के ख़िलाफ़ फ़ाइट की हो, चाहे इकॉनमी की रिकवरी की बात हो, चाहे किसी भी मामले की बात हो। तो मेरा ये ख्याल है कि भारत इज़ डूइंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं
जी मनीष जी का है कि वाई पाकिस्तान आर्मी किल देयर ओन मुस्लिम बलोच सिटीजन, इज़ दिस नॉट बलोच जीनोसाइड इन पाकिस्तान? बिल्कुल है जी, दुख की बात है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि ये बुरा हो रहा है। आई होप कि पाकिस्तान की ये जो नई इस्टेब्लिशमेंट है, मेरी मुराद ये है कि मिस्टर कमर जावेद बाजवा और उनके साथ ही ये जुल्म को बंद करें। लगता है कि ये थोड़े से डिफरेंट हैं उस बाकियों के, मगर जो अब तक जुल्म हुआ है वो चल भी रहा है और जुल्म रुक भी नहीं रहा। तो ये अगर आप ये कहते हैं कि ओन मुस्लिम की बात अगर आप उठा रहे हैं, तो वो बंगाली जो थे जब मशरक़ी पाकिस्तान होता था, जो पाकिस्तान का हिस्सा होता था 71 से पहले, तो वो भी तो ओन मुस्लिम्स ही थे ना, उनके साथ जो जुल्म किया। तो ये एक बहुत ही बुरा रवैया है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, जिसका नुकसान खुद पाकिस्तान को हुआ। वो पूरे का पूरा हाफ कंट्री अलग हो गया। अब आप देख लीजिए बांग्लादेश कहीं आगे निकल गया है हर एतबार से पाकिस्तान से, उनकी अपनी प्रोडक्शन कहाँ से कहाँ चली गई। आई डोंट थिंक सो बांग्लादेश का कोई फॉरेन डेट भी होगा कोई। तो ये सिचुएशन है। अब जो पाकिस्तान की तरफ से बुरा होता आ रहा है, जो अभी भी हो रहा है, तो इसका नुकसान खुद पाकिस्तान को ही है, जिस पे हमें अफसोस होता है, चूँकि उसका जो मलबा है वो गिरता है गरीब अवाम पे, तो गरीब अवाम पिसती है। तो दिस इज़ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अमुल जी का है कि US कैन सैंक्शन पाकिस्तान एंड डूइंग दिस, डोंट यू थिंक पाक विल डू ओपन सपोर्ट टू तालिबान विद द हेल्प ऑफ चाइना? कुछ नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए पाकिस्तान क्या करेगा, चाइना भी कोई मतलब पाकिस्तान के साथ कोई फुली ऑन बोर्ड थोड़ा है। उसको तो अपने इंटरेस्ट उसके चलते रहे तो ठीक है, उसको तो इंटरेस्ट का पैसा मिलता रहे ठीक है। उसको जिस दिन इंटरेस्ट का पैसा मिलना बंद हो गया तो पाकिस्तान पे शिकंजा और कस देगा, और वो इंटरेस्ट का पैसा भी पाकिस्तान उसको तभी अब दे सकता है कि जब चाइना और लोन देगा और उनके शिकंजे में फंसेगा। तो चाइना पाकिस्तान की कोई जो है ना ड्यूरेबल रिलेशनशिप अब पॉसिबल नहीं है। पहले पॉसिबल था, चूँकि पहले वो कर्जा नहीं लिया हुआ था ना। ऐसे ही होता है कि दो दोस्त की दोस्ती चलते रहती है बड़े अच्छे अंदाज में, फिर एक दोस्त दूसरे से कर्जा लेता है और फिर कोई सालों बाद वो कर्जा वापस करने की पोजीशन में नहीं रहता। वो जो 70 साल की दोस्ती होती है वो फिर 2 साल के उस स्ट्रेन रिलेशनशिप में ख़त्म हो जाती है। अभी ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन टर्म्स आर वेरी बैड। पाकिस्तान तो चाहेगा कि अरब पैसा दें, अमेरिका पैसा दे, यूरोप पैसा दे। अरब, अमेरिका, यूरोप ये कहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात ठीक करो। फ्रैंकली यही बात है। अब वो पाकिस्तान के लिए वो कैच 22 वाली बात है कि किधर को जाएं, उधर जाएं, इधर जाएं। वो हार्ड रॉक एंड वो जो होता है ना एक एक्सप्रेशन है, उसमें फंसने वाली बात है। तो दिस इज़ वेरी टफ सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। अब ये है कि पाकिस्तान इससे कैसे बाहर निकलेगा। वही बातें जो मैंने पीछे कही, हमारी तो दुआ है, हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की जो ऊपर की एलीट है, चाहे वो पॉलिटिकल एलीट हो चाहे वो मिलिट्री एलीट हो, वो इन बातों को सोचें कि भाई आफ्टर ऑल इस तरह तो देश नहीं चला करते, और इससे नुकसान सबसे ज़्यादा खुद पाकिस्तान का होगा। अब भारत की दुश्मनी में पाकिस्तान ने इतना कुछ किया है जिससे पाकिस्तान को गंवाना ही पड़ा है, और दुश्मनी कर लेंगे तो और ही गंवाएंगे। तो दिस इज़ नॉट गुड। तो ये सारी बातें मैंने पीछे भी की हैं, यही सिचुएशन है। जी क्वेश्चन है जी जियो जहीर साहब का कि RSS हिंदुत्व पर क्या ख्याल है आपका सर जी? देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि ये भी मैं आज के टॉपिक पे बातचीत करना चाहता था। जैसा मैंने अभी बताया कि मेरे वो साथी अवेलेबल नहीं थे स्काइप पे, होपफुली नेक्स्ट फ्राइडे को अवेलेबल होंगे। पहली बात यह है कि पाकिस्तान तो हिंदुओं को ही आज तक नहीं समझ सका। जब तक आप किसी के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, किसी के साथ दिल के साथ बैठेंगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा मन का। RSS भी हिंदुत्व मेरे नज़दीक कोई बुरा शब्द नहीं है, एक बहुत पॉजिटिव शब्द है। RSS आप देख लीजिए, राष्ट्र जो संघ है, वो उनका काम क्या है? उनका काम है बेसिकली सेवा करना, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स करना, और अपने रिलीजन की जो बेसिक्स हैं उनके बारे में बात करना। ये है RSS। अब RSS चूँकि एक बहुत बड़ी जनता उनके साथ जुड़ी, मिलियंस एंड मिलियंस लोग, जब 1925 में इसका बनना होता है उसके बाद अब तक, तो फिर जब 47 में इंडिपेंडेंस होती है भारत की ब्रिट्स के हाथों,
तो उसके बाद आरएसएस की अपनी एक थी आइडियोलॉजी कि यहाँ पे हम हिंदू राष्ट्र की भी बात करेंगे और साथ साथ हमारे अपने जो इश्यूज़ हैं उनको भी हम आगे लेके चलेंगे, मगर बेसिकली तो वो सेवा की ऑर्गेनाइजेशन थी, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स का था। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो 47 की भारत की सरकार बनी थी वो उनके हक में नहीं था, तो उन्होंने आरएसएस के ख़िलाफ़ शुरू कर दी। फिर एक ऐसा वाक़या हुआ कि गांधी जी का मर्डर हो गया। अब वो जो मर्डरर थे वो उस वक्त की सूरत हाल, उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट में एक ऐसे शख्स थे जो कभी महासभा में भी थे, आरएसएस के साथ भी दोस्ती रखते थे। वो उनका अपना इंडिविजुअल था, जो भी कुछ था उनकी अपनी सोच थी, उसमें कोई आरएसएस का लेना देना नहीं था। आरएसएस को मगर पॉलिटिकली बदनाम किया गया, उस चक्कर में आज तक बदनाम किया जाता है। आरएसएस के साथ भैया आप बैठ के देखें, आरएसएस का मुस्लिम मंच है एक बहुत बड़ा, जहाँ पे मिलियंस मुस्लिम्स भी उनके साथ हैं। तो आरएसएस कोई तालिबान थोड़े हैं, अलकायदा थोड़े हैं। अब ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है या भारत के जो पॉलिटिकल रेडिकल लोग हैं जो बीजेपी को या आरएसएस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो अपना पॉलिटिकल मोटिव बरतते हुए ये कहते हैं जी कि नहीं ये तो तालिबान है। फॉर गॉड सेक, आरएसएस एक इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका अपना एक इंटेलेक्चुअल विजन है जिससे मैं आप कहीं एग्री कर सकते हैं, कहीं डिसएग्री कर सकते हैं। उनके यहाँ बहुत बढ़िया इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स होता है, सेवा होती है, अपने रिलीजन की मेडिटेशन होती है, सब कुछ होता है। तो आरएसएस के बारे में जो पर्सनल मेरा ख्याल है, एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान जितना उसको बदनाम करता है उतना ही आरएसएस को फ़ायदा होता है। अब आरएसएस वर्ल्ड लेवल पे रिकग्नाइज्ड है। अब आरएसएस के बारे में वर्ल्ड में यही कहा जाता है कि जी भारत को चला आरएसएस रहे हैं, तो आरएसएस को इससे क्या नुकसान होगा। वो कहते हैं ठीक है, अगर भारत और आरएसएस को एक ही अब दुनिया में समझा जा रहा है तो ये तो हमारी कामयाबी है, तो उससे आरएसएस को कोई नुकसान नहीं होगा। ये पाकिस्तान की जितनी आरएसएस के बारे में प्रोपेगेंडा है वो आरएसएस वर्ल्ड वाइड उनका एक है, वो बनता जा रहा है। लेकिन आरएसएस एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। ह्यूमन इश्यूज तो हर जगह कहीं ना कहीं हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं शायद हो ही जाते होंगे जहाँ इतने मिलियंस एंड मिलियंस लोगों का ग्रुप है। लेकिन जनरली जो लोग आरएसएस के हैं वो बहुत वेल डिसिप्लिन्ड है, कोई कम्युनल उनका बिहेवियर नहीं होता। वो सबका भला, सबका साथ चाहते हैं। और मेरे तो जितने आरएसएस के दोस्त हैं मैं तो उनसे सीखता हूँ और हमारी तो बहुत अच्छी दोस्ती है। दे आर रियली गुड पीपल एंड गुड ऑर्गेनाइजेशन। सूरज जी का है कि कश्मीर का क्या फाइनल सॉल्यूशन है आपकी नज़र में। देखिए मेरी नज़र में तो खैर क्या सॉल्यूशन होना है, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ। कश्मीर का फाइनल सॉल्यूशन अभी तक का जो फाइनल है वो हो चुका हुआ है। 2019 अगस्त 5 को जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार ने आर्टिकल 370 35A को रिवोक कर दिया था, यूनियन टेरिटरी में बदल दिया, और फिर उसके बाद सरकार ने ये भी कहा कि उसको स्टेट का दर्जा भी देंगे, तो वो इज़ एंड ऑफ द चैप्टर फ्रॉम इंडियन साइड। पाकिस्तान को भी पता है एंड ऑफ द चैप्टर है, मगर वो अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए बोल रहे हैं। तो ये सोल्यूशन हो चुका हुआ है, ये नहीं है कि मेरी नज़र में क्या है, ये हो चुका हुआ है। उसके बाद उस रीजन में क्या चेंजेस आती हैं, चूँकि अभी भारत की तरफ से मुझे ये भी लोग सवाल पूछते हैं कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर उसका क्या सोल्यूशन है। वो अब पाकिस्तान का अपना एक मैसी पूरे का पूरा जियो पॉलिटिक्स है, पूरे का पूरा पूरे पाकिस्तान में, तो वो उसका भी हिस्सा है। यही मैसी पॉलिटिक्स पश्तून एरिया में है, यही बलूचिस्तान में है, यही कराची महाजर इलाकों में है, यही सिंध में, यही अब पंजाब में हो चुका हुआ है। तो ये वो जो वहाँ का कश्मीर है, वहाँ का जो मैसी सेटअप है, वो वहाँ के ओवरऑल मैसी सेटअप के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसके बारे में सॉल्यूशन क्या है वो हम नहीं कुछ कह सकते जब तक पाकिस्तान अपने हालात को ख़ुद ठीक नहीं करता। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक दो और क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपसे मैं इजाज़त लूँगा। एक क्वेश्चन और फिर इसके बाद एक और सुनील साहब का है। टेक माई क्वेश्चन, इन्फ्लेशन हैज़ स्टार्टेड आफ्टर US लेफ्ट अफगानिस्तान सेम एज इन 1989 व्हेन US हैज़ सेड लेफ्ट अफगानिस्तान, इज़ इट सीरियस। सुनील साहब बड़ा आपका अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, रेलेवेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल ये सीरियस तो है, लेकिन ऐसा होना ही था जब अमेरिकन ने ऑलमोस्ट $9 बिलियन अफ़गानिस्तान की सरकार के फ्रीज़ किए हुए हैं, और उन्होंने ठीक फ्रीज़ किए हुए हैं इसलिए कि वो उन पैसों तक तालिबान की एक्सेस नहीं होनी चाहिए।
हाँ, ये दुनिया की अब एड वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है, पूरी दुनिया से एड जाए ताकि लोगों को, जो बेचारे तालिबान, जो माफ़ी चाहता हूँ बेचारे तालिबान मुंह से निकल गए, जो बेचारे अफ़गान हैं, तालिबान के शिकंजे में आ गए हैं, वो इससे किसी तरह से बाहर निकलें, उनको खुराक पहुँचे, उन तक कपड़े पहुँचे। सर्दियाँ वहाँ शुरू हो चुकी हैं, अफ़गानिस्तान में भी बहुत बर्फ़ पड़ती है। तो इन्फ्लेशन तो अनएक्सपेक्टेड नहीं है। जब इतने ज़्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल होगा, जैसा कि आपने इंडिकेट किया, यूएसएसआर के बाद की जो सिचुएशन थी, वही सिचुएशन, अब वही तो नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट तरह की, मगर टर्मोइल वैसा ही है। तो इसमें अब ये सिचुएशन सामने बन चुकी है। आखिरी क्वेश्चन लेते हैं आज आपका, क्योंकि समय अब हमारे पास इतना ही है। सुभाष जी का है, आई एम रियली सरप्राइज टू सी सच टू फेस ऑफ पाक PM who was supposed to be a man of modern look. Do you think it was just and he is absolutely jealous of India's progress? देखिए सुभाष साहब, वो कोई मॉडर्न फेस नहीं है, कोई उनके दो मुख्तलिफ फेस नहीं है। वो उनका यही फेस है जो आपको दिखता है। वो बिल्कुल टाई वाई पहन लेने से या पुराने वमेनाइज़र या प्ले बॉय होने से मॉडर्नाइज नहीं हुआ करते लोग, बल्कि इस तरह के लोग तो और ख़तरनाक होते हैं, क्रिमिनल हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। यही उनका फेस है, ये उनका गिल्ट है। ही इज़ नॉट अ डीप मैन। मैं उनको थोड़ा सा पर्सनली भी जानता हूँ, कई बार मैंने जिक्र किया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लेकिन उनकी साइकी को बहुत वैसे ही जानता हूँ एज ए जर्नलिस्ट। वो पाकिस्तान के लिए एक डिज़ास्टर है ये आदमी। इसीलिए आप देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात कितने ख़राब हो चुके हुए हैं। तो इमरान खान जो है ना, अपरेंटली टाई पहन लेना और मॉडर्न लुक का इंग्लिश बोल लेना, इससे आदमी मॉडर्न नहीं होता, और ना वो है। उसकी सोच बहुत ही कबायली है। बल्कि मैं तालिबान की जब बात कभी कुछ सुनूँ स्टेटमेंट, तो मुझे उन पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट होता है। वो इस तरह के जो वो कहते हैं वो हैं। हाँ, आजकल वो झूठ बोल रहे हैं कि हम ह्यूमन राइट्स की वो कहते हैं रिस्पेक्ट करेंगे, वो कोई नहीं करेंगे, ये सिर्फ पावर में आने के लिए। अदरवाइज़ वो कहते हैं जी हम मौलवी हैं, हम इस तरह के हैं, तो वो हैं। इमरान खान वो इंग्लिश बोल रहा है और दुनिया भर की कहता है मुझे पूरी वेस्ट का भी पता है, मुझे वेस्ट का वेस्ट से ज़्यादा पता है, इस तरह की बातें वो करता रहता है। लेकिन अंदर से वो गिल्ट रिडन आदमी है, मेरा ये ख्याल है। जो कुछ उसने लाइफ में किया उसको गिल्ट रहती है, गिल्ट रिडन है, कोई डेप्थ नहीं है, कोई उसमें विजन नहीं है। तो मेरे कहने से क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं ये कह रहा हूँ, और जिस तरह पाकिस्तान का हाल उसने कर दिया है, तो इसका मतलब है कि अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा ही है। तो इसी नोट के साथ आज का शो मैं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि अगले फ्राइडे को जब मैं आपसे मिलूँगा तो मेरे साथ मेरे वो साथी भी होंगे जिनकी मैं आज बात कर रहा हूँ, ताकि हम वो जो इंडियन सिविलाइजेशन का मामला है, हिंदू सिविलाइजेशन का जो मामला है, उस पे बात करें और उस पे भी आपके सवालात दें। अगर वो अवेलेबल हुए तो अच्छी बात है, अगर वो बिज़ी हुए, चूँकि वो भी बहुत बिज़ी दोस्त हैं, और अगर वो बिज़ी हुए तो फिर इसी तरह आपके साथ गपशप रहेगी। और उसके एक फ्राइडे बाद डॉक्टर शारदा जी वापस आ जाएंगे अपने फैमिली के साथ, जो मेल मुलाकातों के लिए वो USA गए हैं, तो फिर वो भी आपके साथ ब्रेन बस्ट में शामिल होंगे। आज का ब्रेन बस्ट मेरे साथ देखने का बहुत शुक्रिया। आज का ब्रेन बस्ट असल में आपके सवालों का ही एक तरह से मोज़ैक था जो हमने आपके सामने पेश किया। और YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे इसी YouTube के चैनल में डोनेट के बटन को आप क्लिक करेंगे तो आप हमें पेपॉल के ज़रिए या पैट्रियन के ज़रिए या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए सपोर्ट कर सकते हैं। हम आपकी सपोर्ट के हमेशा शुक्रगुज़ार रहते हैं, इसलिए कि आपकी सपोर्ट से हम अपना काम बेहतर तौर से आगे कर सकते हैं। जाते जाते मैं इतना बता दूं कि आपकी सपोर्ट की नौयत क्या, हमें कुछ ना कुछ आपकी सपोर्ट मिलती रहती है, लेकिन अभी वो इतनी मैच्योर नहीं हुई कि जिससे हम इंडिपेंडेंट आगे चल सकें। शायद इसमें कई सालों का वक्त लगे, लेकिन आपका साथ जितना भी आपकी तरफ से होगा वो हमेशा हमारे लिए अप्रिशिएबल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेन बस्ट में ताहिर गोरा की बातचीत देखने और सुनने का। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.